अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम जीएनएन। आप सबको सुबह बखैर। जीएनएन की तरफ से आप सबको ये विश कि आपकी सुबह बहुत अच्छी गुजरेगी और बहुत अच्छा आपका दिन होगा। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो कोरोना वायरस के हवाले से करेंगे, और इस वजह से कि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये मोहलिक वायरस जो है, इसकी तीसरी लहर ने इस वक्त मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जैसा कि आप रोज़ देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब तक इसे सीरियस नहीं ले रहे। सिर्फ अगर आपको मैं बताऊं कि 24 घंटे के दौरान 20 अफराद की जान गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3669 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, और जो कोरोना टेस्ट करवाए जाते हैं जब, और पॉजिटिव आने की जो शरह है वो 10% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि 100 लोग टेस्ट करवाते हैं तो 10 लोगों का पॉजिटिव आता है। आप खुद हिसाब लगाइए कि ये किस कदर बड़ा इशू है और किस कदर इसका बड़ा जो फैलाव है वो कितना ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में पीडीएम की सियासत के हवाले से। कल मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे जाती उमरा में, मरीम नवाज साहब उन्होंने मुलाकात की, साथ दीगर क़यादत भी मौजूद थी। उसके बाद एक कन्वेंशन था यूथ का, मरीम नवाज साहिबा ने उस यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर कुछ बात करेंगे। बहुत गुस्से में नज़र आ रही थी वहाँ पर। वजह क्या है, क्या ऐसी बातें हुई, क्या ऐसे फैसले हुए, और क्या अब पीपल्स पार्टी को छोड़ के खुद ऑल अलोन बाकी जो जमातें हैं वो आगे बढ़ जाएंगी। इस सारे मामले पर आज बात होगी, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे ऑनलाइन थिएटर की भी। आपको बताएंगे अब इस वक्त मोहलिक वबा ने जो पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, तो किस तरह से सब्स्टिट्यूट्स निकल रहे हैं और ऑनलाइन थिएटर का क्या मामला होगा, ये आपको बताएंगे। और विमेन सिक्योरिटी के हवाले से भी एक ऐप तैयार की गई है। कुछ अर्सा पहले एक मंसूबा इस तरह का पिछली पंजाब हुकूमत के दौर में भी शुरू हुआ था। ये मंसूबा क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, और ख़वातीन कितना महफूज फील करेंगी इस मंसूबे की वजह से, आज बात करेंगे इस पर। तो फिर कोविड की बात करते हैं, कोरोना वायरस की बात करते हैं। तीसरी लहर इस वक्त मुल्क में जारी है, और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि 24 घंटे के दौरान 20 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, 306 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, और 10% से ज़्यादा इसका पॉजिटिव आने का रेट पहुँच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब वायरस को फैलाव जो उसका रोकने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में इमरजेंसी डिक्लेयर करने और सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया है। एनसीओसी का जो आज होने वाला इजलास है, उसमें हुकूमत और माहिरीन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कुछ अहम फैसले कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे एक मसला सिर्फ छोटा सा ही आ रहा है, वो ये है कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाते हैं, उन्हें भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मास्क बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा, जिसकी वजह से आप केसेस की शरह देखें कि दोबारा बढ़ गई। इससे पहले वैसे आवाम की बात भी ठीक है। कल हम बात कर रहे थे बहुत से लोगों से, हमने टीवी पे दिखाया भी, उनका एक बड़ा सिंपल सी लॉजिक थी। वो ये कह रहे थे कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए, जब हम असेंबली का इजलास देखते हैं, हम सेनेट का इजलास देखते हैं, हम इलेक्शंस देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, जलसे करते देखते हैं, ये लोग तो वहाँ पर किसी किस्म के मास्क का इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो हमसे क्यों इस किस्म की तवक्को की जाती है। बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त। लेकिन अब मामला ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आप खुद जानते हैं, उन्हें कोरोना हो चुका है, और जो खातून अव्वल हैं उन्हें कोरोना हो चुका है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता करे। अभी वैसे ठीक हैं, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत संभली हुई है और अपने घर से वो दफ्तरी उमूर भी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगेन जिस चीज़ पर जोर देने की ज़रूरत है, और रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि इसको इस वजह से ज़्यादा सीरियस लीजिए, क्योंकि ये जो UK वेरिएंट है, तीसरी लहर में जो वायरस का एक वेरिएंट है, जो पहले हमने भुगता यहाँ पे, वो इतनी तेज़ी से फैलता नहीं था असल में वायरस। ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा मुहलिक हो रहा है। कहा जा रहा है बच्चों को भी इस वाले स्ट्रेन से ज़्यादा ख़तरा है। तो इस वजह से खुदारा आप एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वरना फिर हुकूमत को कुछ बहुत ज़्यादा इक़दाम लेने पड़ेंगे। इंतज़ामिया की वैक्सीन आ जाएगी तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है उसका, मतलब हम सब तंग होंगे, परेशान होंगे। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सूरत हाल आप किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है, कितनी तशवीशनाक हो सकती है? क्या लॉकडाउन आपके ख्याल में मज़ीद सख्त हो जाना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए? डॉक्टर साहब आपकी सॉरी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। देख के तो दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, फिर उसके बाद फिर आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा। फिलहाल नाजरीन हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, अच्छा उनकी आवाज़ आ रही है अभी। सर प्लीज़ फरमाइए। कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिन हालात में 14 मार्च
2020 को लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, इस वक्त सूरत हाल उस के कंपैरिजन में ज़्यादा हम्म। खतरनाक है। तो लिहाजा वजह तो बनती है कि हमें पाबंदियां लगाने की ज़रूरत है। किस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं? 14 मार्च 2020 को हमारे पास इससे पहले तजर्बा नहीं था, लेकिन अब हमारे पास पिछले 1 साल का तजर्बा मौजूद है। लिहाजा जी। हमें, मेरा ख्याल ये है कि जनरलाइज लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन शहरों में और उन शहरों के उन इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, विच मीन्स कि हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। ठीक। डॉक्टर और साहब। ये जी जी। लॉकडाउन जो हैं, ये ये लॉकडाउन जो है, इनको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। असल चीज जो मैं फर्क महसूस कर रहा हूँ पहली लहर और अब की निस्बत, वो ये है कि पहले जो हमारी लोकल इंतजामिया थी और जो हमारी सूबाई इंतजामिया और हुकूमतें थी, वो बहुत ज्यादा फाल थी, बहुत ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रही हम्म। थी। लेकिन इस दफा मुझे अब तक कम अज कम उनमें वो वाली शिद्दत और उनमें वो असरियत नजर नहीं आई जो कि पहले थी। तो देखें ना, अगर आप पूरी सूरत हाल को सामने रखें, तो पहले ट्रांसमिशन भी कम थी क्योंकि ब्रिटिश वेरिएंट नहीं था। ट्रांसमिशन भी कम थी और इंतजामिया भी ज्यादा फाल थी। अब ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो रही है और इंतजामिया कम फाल है। तो इसका जो लॉजिकल नतीजा है वो यही हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा केसेस और बहुत ज्यादा खुदा ना खास्ता अमवात होने का इम्कान है। अब इसको रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए आज जो एनसीओसी का इजलास हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उसकी बड़ी अहमियत है। और मेरा ये ख्याल है कि सख्त इंतजाम वो फैसले करेंगे, करने पड़ेंगे, करने चाहिए। और इसमें सबसे अहम बात यह है जी कि चाहे हुकूमत जो मर्जी कर ले, जब तक पूरी कौम इस खतरे को अपना खतरा ना समझे और इसमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करे, चाहे इंफरादी सतह पे, चाहे घरानों की सतह पे, चाहे कम्युनिटी की सतह पे, बिजनेसमैन जो हैं वो बजाय इसके कि दुरुस्त। वो ये एहतजाज करें कि कारोबार खोलें, उनको ये चाहिए कि ये जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, उनको ये एक मुख्तसर वक्त के लिए ये पेन बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में मीशत का पहिया सही तरीके से उसी तरह चल सके, बल्कि पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर चल सके। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में भी फरमाइएगा। अभी 100 तरह की अफवाहें लोगों ने फैलाना शुरू कर दी हैं। कुछ कहते हैं अब वो अगे कसूर हमारे सियासतदानों का भी यहाँ पर रहा, जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जब वज़ीर आज़म को कोरोना हुआ कि जी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया। तो ज़रा इस पर हमें भी बताइएगा, देखने वालों को भी बताइएगा, एनलाइटन कीजिए कि क्या मामला होता है वैक्सीन का। और मुकम्मल तो कोई भी वैक्सीन इम्यून नहीं करती, लेकिन ये दूसरी डोज के बाद सेफ फील किया जाए। जी, बहुत अच्छा आपने ये पूछा। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खास तौर पे इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही हकायक जो हैं उन तक पहुँचाएं। अब असल में ये ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैली, वो इस वजह से भी फैली कि कुछ बयानात भी गैर जिम्मेदाराना कुछ पॉलिटिशियंस ने दिए कि जी को वैक्सीन लगी तो 3 दिन बाद उनको उनका टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो इन जी। दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये एब्सोल्युटली गलत अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी मामले की। असल में होता ये है कि जो वैक्सीन जब लगाई जाती है, तो उसके 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी बिल्ड अप होना शुरू होती है। जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में लगाई जा रही है, वो उसकी 2 डोजेस है, विच मीन्स कि दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद आपको मुकम्मल तौर पे इम्यूनिटी हासिल होगी। अब इसका, इससे ये मतलब हज नहीं करना चाहिए कि आपको आज अगर वैक्सीन लगी और आपको चंद दिन के बाद आपको कोरोना वायरस आपका पॉजिटिव आ गया, तो आप वैक्सीन के ऊपर शक करना शुरू कर दें और इस सिलसिले में अपने शक को दूसरे लोगों तक भी फैलाएं। इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। बहुत इसका मतलब ये है कि हम लोग बुनियादी साइंस साइंस जो है इसमें, उसको नहीं समझ पा रहे और कोशिश भी नहीं कर रहे उसको समझने की। बल्कि उल्टा, उससे अगर हमें कोई सियासी फायदा होता है कोई बयान दे के,
तो वो हम उसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करते। और लोगों के जहन में इस सिलसिले में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो तोहमात हैं उनको तकवीत मिलती है इस चीज़ से। बतौर लीडर्स हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोगों को सही हकायक आसान जुबान में, आसान लफ्ज़ों में उन तक पहुँचाएँ और उनके एतमाद को बहाल करें। क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का हल जो है वो इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, ताकि वायरस अगर सर्कुलेट करे भी तो वो ज़्यादा लोगों को मुतासर ना करे। ये इम्यूनिटी सही। जो है ये पैदा होगी वैक्सीन लगवाने की वजह से। अच्छा, अब ओवरऑल तो यकीनन डॉक्टर बहुत साहब ये तमाम दुनिया के अंदर हर तरह के लोगों के जहन में डाउट्स हैं वैक्सीन को लेके। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने जब वैक्सीन लगाई उसके बाद उन्हें कोरोना हुआ, तो आप समझते हैं कि थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई यहाँ पे कि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने वायरस पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, या आपका इस पर क्या ख्याल है? और अगर कर लिया हुआ था तो लगाने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था उनका कि पॉजिटिव तो नहीं है। जी, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि उनका टेस्ट होना चाहिए था। बहुत जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पोजीशंस पे लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके टेस्ट होने चाहिए। जब उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स भी नज़र आए तो उनके टेस्ट होने चाहिए और इनका भी टेस्ट होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन अब चूंकि हो गया जो होना था, उनको वैक्सीन लग गई, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वैक्सीन जो है वो उसमें वो इफेक्टिव नहीं है, या ये कि इस वजह से उनको इन्फेक्शन हो गई। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से ये भी हमें बताइएगा कि एक तो चले ये हो गया कि किस हद तक कारआमद होती है वैक्सीन कोई भी। ये अभी साइनोफार्म है, इसके बाद कैंसाइनो आ जाएगी, या स्पुतनिक होगी, या एस्ट्राजेनेका भी आ जाती है, तो परसेंटेज क्या होती है इसके इफेक्टिव होने की किसी बॉडी पे, और नुकसानात इसके कोई हो सकते हैं? लोग आमतौर पर सवाल पूछते हैं, साजिशी मफरूज़ है अपनी जगह पर, लेकिन नुकसानात इसके कोई हो सकते हैं? जी जी, ये बहुत अहम बात है जी। मैं अपने इंटरव्यूज में ये कह रहा हूँ कि जब मुझसे लोग पूछते हैं जी कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए या कौन सी वैक्सीन अच्छी है, तो मेरा जवाब ये होता है कि वो वैक्सीन अच्छी है जो आपको दस्तयाब है। इसलिए बिल्कुल ठीक। कि एक तो अभी इशू है वैक्सीन का, दूसरा ये कि ये तमाम वैक्सीन जो इस वक्त अवेलेबल है ये एक खास मराहल से गुजर के, जिसके अंदर उनकी उनकी safety और उनकी एफिकेसी को चेक करने के बाद उसको हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हमारी नहीं, जिन मुल्कों से ये चली हैं वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी, यानी अगर वो चाइना की वैक्सीन है तो चाइनीज रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है, अगर वो अमरीकी है तो एफडीए ने अप्रूव किया है। तो ये एक खास टेस्ट के बाद इनको अवेलेबल करने की इजाज़त दी गई है। अब ज़ाहिर है मामूली मामूली फ़र्क है इन वैक्सीन के अंदर, इसलिए कि मुख्तलिफ वैक्सीन ने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ठीक। बाद में एटीन्यूएट वायरस यूज़ किया है, बाद में मैसेंजर आरएनए यूज़ किया है, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत फ़र्क उसके अंदर है। लिहाजा इसके बारे में बजाय अपने आप को खाम खा के शक्कू को शुबात में डालने के, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के लिए ये जान लेना काफ़ी होना चाहिए कि उनके वजीर आजम को साइनोफार्म लगी, सही। उनके वफाकी वजीर सेहत को साइनोफार्म लगी है, वफाकी वजीर सेहत के वालिद साहब जो कि 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको साइनोफार्म लगी है। मैंने खुद फार्म लगवाई है, अपने घर के बुजुर्गों को साइनोफार्म लगवाई है। हमारा ये ख्याल है कि वैक्सीन जो दस्तयाब है, जो एक खास अप्रूवल के बाद अवेलेबल हुई है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाना नहीं चाहिए। जो वैक्सीन भी अवेलेबल है वो लगवानी चाहिए, इसलिए कि हर वैक्सीन इम्यूनिटी पैदा करती है। बात 5% बिल्कुल कम करेगी। दुरुस्त। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक आखिरी छोटी सी बात ये कि आप चूंकि खुद पार्ट रहे हैं, ये जो ट्रायल्स चलते रहे हैं साइनोफार्म के, तो आप कहेंगे तो उसकी ज़्यादा तासीर होगी। लोग कहते हैं कि 10-10 12-12 साल लगते हैं वैक्सीन बनने के लिए, हमारे पे तो ये तजर्बे करने के लिए स्टार्ट की गई है। तो ज़रा बताइए इस बारे में भी आखिरी बात, कि क्या हम कोई गिनी पिग तो नहीं बने हुए यहाँ पे कि तजर्बे होंगे फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा ये गलत था, ये ठीक कर लेते हैं? पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि कोविड-19 का जो मसला है, ये जो पैंडेमिक है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। ये जब 200 से ज़्यादा ममालिक के ये इन्फेक्शन फैली हुई है।
ये ग्लोबल पेंडेमिक है, एक आलमी वबा है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बिल्कुल वजह है कि वैक्सीन नॉर्मल हालात में उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या उसके ऊपर तहकीक और उसके बाद उसका बनना जो है, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। 10 साल वाकई लगते हैं, $1 बिलियन से ज़्यादा लगते हैं इसके अंदर एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। लेकिन चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक हेल्थ इमरजेंसी का उसको सामना है, तो उसमें एक खास प्रोविजन दी जाती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कि इमरजेंसीज के दौरान एक एक्सेलरेटेड एक्सेस प्रोग्राम के तहत यानी जिसको कि आप यूं करें कि फास्ट फॉरवर्ड करके अप्रूवल के सिस्टम को, चीज़ों को यकीनी बना लेने के बाद कि इसमें बिल्कुल असलियत ठीक भी है और है, कि तो फिर हालात उनकी ऐसे हैं इजाज़त दी इस जाती है। वक्त लगवा लेनी चाहिए। उमूमी तौर पर तो टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरत है वक्त की कि लगवा ली जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और आपने इंसाइट दी इन तमाम चीज़ों की। आपने भी सुना, उम्मीद है, मुझे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली और क्लैरिटी आई थॉट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों पर एक जो गलत फहमियाँ थी वो दूर भी हुई हैं। तो आप भी सिर्फ जो लुब्बे लुबाब था उनकी गुफ्तगू का वो ये कि वैक्सीन सबसे अच्छी वो जो अवेलेबल हो, लगवा लें और अपने बड़ों की, ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों की, बच्चों की, अपने अजीज़ व अकारब की जान बचाएं। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। तो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इस वक्त, जिसे PDM कहते हैं, वो कुछ बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार नज़र आ रहा है। एटलीस्ट पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर PDM की जो बाकी जमातें हैं उनसे मुत्तफिक नहीं है, ये कुछ दिन पहले हमें पता चल गया। और मरियम नवाज साहिबा ने जो हालिया बयानात दिए हैं उनसे एक बाकायदा ये तासुर मिल रहा है कि नून लीग हुकूमत, जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए नून लीग कोई सोलो फ्लाइट लेने को भी तैयार नज़र आ रही है। साथ शायद मौलाना, क्योंकि ये दो तीन बड़ी पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी और JUIFA थी। पीपल्स पार्टी अब जबकि इस्तीफ़ों के मामले पे उस तरह से तैयार नहीं है, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च में हिस्सा बने या ना बने, लेकिन नून लीग इस वक्त मरियम नवाज़ के एटलीस्ट बयानात से ये लग रहा है कि सोलो चलने के लिए रेडी बैठी हुई। और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी से किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि शहरी रहमान हमारी होंगी कैंडिडेट अपोजिशन लीडर के लिए सेनेट में, उससे इनकार कर दिया। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि उनके उम्मीदवार को, यानी PMLN के उम्मीदवार को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला हो चुका है। वहाँ से पीपल्स पार्टी भी ऐलान कर चुकी है कि हम अपने कैंडिडेट को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये एक रिफ्ट नज़र आ रही है। दूसरी जानब अब चेयरमैन सेनेट में जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे उन पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू किया हुआ है कि क्यों उन 7 वोट्स को मुस्तरद किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके मुस्तरद वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए, क्योंकि वो पुरानी डिबेट वो आपके सामने ही है कि ये कहा गया कि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ मोहर लगानी है, बॉक्स में आगे उसके कोई डिवीज़न नहीं थी। यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पे अगर मोहर लग गई तो वो उस बॉक्स के अंदर ही मौजूद था। बारकैफ ये तो कि कोर्ट इस पर फैसला क्या करती है। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब और पीपल्स पार्टी के सेनेटर चौधरी मंजूर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले फ़ारूक हबीब साहब से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया फ़ारूक हबीब साहब। मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, उसमें एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बात की गई है और सोलो फ्लाइट लेने की भी बात की गई है। लॉन्ग मार्च की नई तारीख के हवाले से भी कुछ मुशावरत हुई है और कुछ खबरें भी सामने आई हैं। तो हुकूमत PDM की सियासत को इस वक्त कितना संजीदा ले रही है? बहुत गुस्से में नजर आ रही है PDM माइनस पीपल्स पार्टी। कि जहाँ तक रही बात मरियम की या फजलुर रहमान की मुलाकातों की, तो इन मुलाकातों में से अब कुछ नहीं निकल रहा। मरियम ने अपने पापा को बचा लिया है और पापा को बचाते हुए उनको पाकिस्तान नहीं ला रही। फजलुर रहमान इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं करने को तैयार। आसिफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ के बगैर लॉन्ग मार्च करने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा PDM का मुस्तकबिल तो जो है वो तारीख हो चुका है, वो तबाह हो चुका है। और जहाँ तक रही बात इनकी मुलाकातों की, तो जारी बात है चोर चोरों से मुलाकात करेगा, डाकू डाकुओं से मुलाकात करेगा। इनकी मुलाकातें एक दूसरे की चोरी करप्शन बचाने के लिए होती रहती हैं, वो ये करते रहें। इनको 26 तारीख को नैब ने बुलाया है, नैब के सामने पेश हों। ठीक है। अच्छा फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, आज समाअत होगी। तो 7 वोट मुस्तरद करने का जो मामला था उस पर उन्होंने ये कहा है कि इन वोटों को मंजूर किया जाए और गिलानी साहब को नोटिफाई किया जाए
चेयरमैन सेनेट, तो कोई बड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बड़ा फैसला आ जाए, कोई बड़ी सियासी तब्दीली आ जाए? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी से जो नून लीग वजाहतें मांग रही है कि किसने उनको हदायत दी थी कि वो गिलानी के नाम के ऊपर जो है वो स्टैंप लगाएं, और मामला ये है कि अगर इन्होंने चैलेंज करना है ये अपना शौक पूरा कर लें। वैसे भी ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस हैं, सेनेट हैं, और आइन का आर्टिकल 69 पढ़ें तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेनेट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल असम्बली को आप किसी अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। इस हवाले से फैसले भी मौजूद हैं, और मैं समझता हूं कि इनको सेनेट में भी शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी। अब ये सिर्फ इनका रोना धोना बाकी है, ये रोते चलें वो पता चल जाएगा कि मतलब हाई कोर्ट उस पर क्या कहती है। अलबत्ता मरियम नवाज 26 मार्च को जो नैब पेशी है, नैब ने उन्हें बुलाया हुआ है, ये भी एक फैसला हुआ है कि पीडीएम की 9 जमातों के कारकुनान उनके साथ जाएंगे और कानून के साथ जाएंगे, नैब दफ्तर पहुंचेंगे। तो वो पहले भी आपको याद है जो एक मामला क्रिएट हुआ था जब मरियम नवाज को नैब बुलाया गया था। तो इस दफ़ा हुकूमत की क्या लायामल होगा, क्या हिकमत अमली होगी? कारकुनान को रोकेंगे आप या फिर फ्री हैंड दे देंगे? नैब ने जो है वो मरियम को नोटिस दिया है। मरियम के ज़ुम्मे ज़रई ज़मीन है, चौधरी शुगर मिल के उनके ऊपर असासे हैं और बेशुमार, क्योंकि इनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इन्होंने खुद आके टीवी के ऊपर कहा हुआ, ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने खुद आके ये बात इजहार की हुई है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टियाँ सामने आई हैं, ये कहाँ से सामने आई हैं, ये पैसा कहाँ से इनके पास आ गया? पहले ही इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, ख़राब है। मुल्क को लूटा इन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग ये करते रहे, टीटियाँ ये लगाते रहे, लूटमार ये करते रहे, किकबैक्स ये लेते रहे, लंदन में महलात ये बनाते रहे। तो नैब तो इनसे सवाल तो ज़रूर पूछेगी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ये करते रहे हैं। अब इनको जवाब देना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि जो ये इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं वो मैं पूरी कौम के सामने ये एक्सपोज हुए हैं कि कितना के ये इदारों का एहतराम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इदारों को भी चाहिए कि इन लोगों को जो है वो अब खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सही, तो पॉलिसी कुछ यहाँ पे नज़र आ रही है कि शायद फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। अच्छा, लास्टली ये बता दें कि मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज़ शरीफ को धमकाया गया है कि अपनी बेटी को सियासत से दूर रखें। नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक उस हवाले से वीडियो बयान एक दिया था। तो धमकियों की हकीकत क्या है या नहीं है, लेकिन हुकूमत को क्या इस हवाले से तहकीकात करवानी चाहिए या करवाएगी हुकूमत कि कौन आखिर ये धमकियाँ दे रहा है उन्हें, अगर कोई दे रहा है तो? मरियम सफदर जो है वो सियासत के अंदर इररेलेवेंट हो चुकी है। इनकी क्या कुर्बानी है? इन्होंने कोई नौकरी करके आई हैं? इन्होंने मुल्क के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दिया? क्या कारनामा सर अंजाम दिया? सवाए नवाज शरीफ की बेटी होना इनकी कारकर्दगी है? तो ये तो कोई बात ना हुई। एक पर्ची चेयरमैन है, एक नवाज शरीफ की बेटी है, तो उसको लीडर मान लो, ये नहीं हो सकता। मामला ये है कि जिस किस्म की इनके रवैये हैं, जिस किस्म के ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म का ये पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर वो कोशिश कर रही है रेलिवेंट होने के लिए। इनकी तो अपनी घर के अंदर लड़ाई हुई, आपस के अंदर जो है वो गुथम गुत्था हुए हैं। और जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट सामने आई है इनकी इंटरनल मीटिंग की, जो मरियम और हमजा की आपस में लड़ाई हुई है, तो नून से तो शीन निकल चुकी है, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमती मौक़िफ़ एटलीस्ट सामने आ गया। एक तो ये कि फ्री हैंड वो देने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज़ और दीगर जमातों के कारकुनान जब मरियम नवाज़ के साथ नैब पेशी पर जाएंगे तो वहाँ पर फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, और बाकी तमाम वो बातें जो हुकूमत का बयानिया रहा है हमेशा से। अब इस पर कुछ अपोजिशन का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, वक्त दिया आपने। बताइए कि मरियम नवाज साहिबा ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर उनकी पार्टी का होगा। अब से कुछ रोज़ पहले आपकी पार्टी शहरी रहमान साहिबा का नाम दे रही थी सामने। तो इस हवाले से अब पीपल्स पार्टी का अब मौक़िफ़ क्या है? कोई किसी किस्म की आप दोनों के दरमियान कोई बातचीत हो चुकी है, सेटलमेंट हो चुकी है इस इशू पे? देखिए, मुझे तो नहीं पता, मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन जो भी बात हुई है उस पे दोबारा से नेगोशिएशंस का रास्ता खुला है। अब देखते हैं, बैठ के तय हो जाएगा जो भी होगा। क्योंकि नून लीग ने एक ऐसे शख्स का नाम लिया है जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज है बहुत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी फरमाइए कि मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज से जो मुलाकात की उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की 9 जमातों की राय का एहतराम करे। पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन जमातों की राय को मुकद्दम क्यों नहीं रखा। वो एक सवाल पूछा उन्होंने, तो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? एक बार हमने 85 में मुकद्दम रखा था, 85 में हम बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, उस वक्त भी प्रेशर किया और उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। उसमें भी मौलाना साहब शामिल थे। तो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सारी कौम भुगत रही है। उसके नतीजे में जो हुए इलेक्शन और उसके नतीजे में जो क़यादत सामने आई वो आपके सामने है। सो इसलिए
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूरी नहीं समझती कि अगर ज्यादा हो तो गलत हो, तो ये बात गलत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर ये भी फरमाइए कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हो रहा है, आप एक तो उसकी डेट पीछे नहीं लाए आप, लेकिन अब ये कहा गया लीडरशिप की तरफ से कि जो इजलास होगा 4 अप्रैल को गालबन उसमें फ़ैसला किया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ चेंज हो सकता है आगे फैसलों में इस इजलास के बाद, और ज़्यादा मौसर अंदाज में PDM का हिस्सा बनी, तहरीक का हिस्सा बनी शायद नज़र आए पीपल्स पार्टी? देखिए, हमने तो इनको कहा था कि लॉन्ग मार्च आप करें, हमारी तो पूरी तैयारी थी। शायद कुछ जमातों की तैयारी नहीं थी, उन्होंने हमारा कंधा इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं PDM को हमने बनाया था, हमने APC बुलाई थी, हम 6 महीने लोगों के पीछे फिरते रहे थे, उसके नतीजे में PDM बनी थी, तो हम क्यों PDM को तोड़ेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि PDM कायम रहेगी और एहतजाज भी होगा। सिर्फ उसको इस्तीफों के साथ नत्थी करना गलत है, क्योंकि इस्तीफे देने के बाद क्या करेंगे पूछा है हमने, तो कहते हैं जी इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। और अगर कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे, कुछ अगर इलेक्शन ही दोबारा लड़ना है फिर इस्तीफे किस लिए। ये भी आज अजीब हैरान कुन बात है। एक तरफ इस्तीफों की बात करते हैं, दूसरी तरफ शायद खाकान नवासी साहब का हमायत लेने के लिए चले गए कि आप जिमनी इलेक्शन में हमायत। अगर आपने इस्तीफे देने तो जिमनी इलेक्शन किस लिए लड़ रहे। सर जी, 26 मार्च को जो मरीम नवाज़ नैब के दफ्तर पेश हो रही हैं, ये कहा गया कि तमाम जमातें PDM की जो हैं उनके कारकुनान, उनके अरकान साथ जाएंगे इजहार यकजहती के लिए। तो क्या आपकी पार्टी भी साथ पहुंचेगी नैब दफ्तर उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, या पीपल्स पार्टी इस एहतजाज से खुद को अलग रखेगी? बाज़ाब्ता तौर पर किसी ने नहीं कहा, ये मौलाना साहब ने अपनी तौर से एक तरफा, ये तो जो फैसले होते हैं वो तो PDM में होते हैं। इसका मतलब ये है कि आइंदा जो भी जिस किसी की भी पेशी होगी PDM सारी जाएगी, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारे इल्म में नहीं है, हमें हमसे अभी तक किसी ने ठीक है, शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ यहाँ पर फाइनल नज़र आई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम बाकी जमातें अपनी जगह पे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग है। और वहाँ पे भी मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जो कल बातचीत की मीडिया से, और उसके बाद मरीम साहिबा ने जो तकरीर की कन्वेंशन से, बहुत गुस्से में नज़र आई, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी एग्रेसिव नज़र आई। मौलाना भी ताक के कोई मौका छोड़ नहीं रहे कि वो वार ना करें और किसी किस्म का वो हिट ना करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो अब आगे किस हद तक ये जुड़ा रहता है इत्तेहाद, ये वक्त बताएगा। और इसके बाद हम एक यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे ऑनलाइन थिएटर की। ये ऑनलाइन थिएटर क्या है ये पाकिस्तान का ही, और यहाँ के एक पसमानदा इलाके के फ़नकारों को जब और कोई राह नहीं मिली तो उन्होंने इंटरनेट का सहारा कैसे लिया अपने फ़न को फैलाने के लिए। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन थिएटर की। तो बात हो रही थी बेसिकली गवादर की, जो मैंने कहा कि रिलेटिवली पसमानदा इलाका है। वहाँ के मकामी आर्टिस्ट्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने अपने फ़न को दिखाने के लिए, दुनिया तक पहुँचाने के लिए, जब उन्हें थिएटर और स्टेज नहीं मिला तो उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। कम वसाइल के बावजूद ये जो फ़नकार हैं उन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए अपना फ़न दुनिया को पहुँचाने के लिए और लोगों को तफरीह के मौके फराहम करने के साथ साथ खूबसूरती इस बात के अंदर यह है कि समाजी मसाइल को भी मुनफरद और दिलचस्प अंदाज में उजागर किया है। और ये जो नए फ़नकारों की तरबियत के लिए उन्होंने आर्ट अकेडमी भी बनाई। इन फ़नकारों की बनाई गई एक ड्रामा सीरीज़ है मासी दालियान, वो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देखिए। टोटल तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन जो जितना देखा वो बहुत दिलचस्प लग रही। ज़रा आप वैसे क्लिप देख लें, फिर बात करते हैं। साहेब फोन चौका चिता नहीं हमेशा मशा वाजकार हैदराबादी कार वारा आपको तो mana alag da idhar thi talak da ta आओ निमशा ने क्या ये कार कर आपको तो हमारा शहर करने किया inshallah karne inshallah आओ निमा उस्ता नहीं कारी मुका बगो बोले कहते मैंने काय करना चोकना अकेला मनी गुना वा नबी लोग के संभाल हां और मंगो मगो बोलो कारी मुका रहा दे गोरा दिखे गप्पी जने गया उसी तो राधी भी तक ने खाया हो आओ मारा दिया मां यू अब कोई तो इतना वर्क हां वसी गप्पी मैंने चीजें गप्पी को जाने की है क्या गप जने की गप हमेशा ये मैंने गप्पा मकना ये जो मासी दालियान बने हुए इसमें ये एहसान दानिश है। वो वैसे तो आपने देख लिया होगा, मतलब सिर्फ वो रोल करने के लिए, कुछ ऐसे इश्यूज़ को उजागर करने के लिए उन्होंने ये मासी दालियान का रूप धारा है। और इसमें ख़ास तौर पे ये वहाँ पे जो पानी और बिजली के और बड़े बेसिक जो इश्यूज़ हैं ना, उन्हें उजागर किया है उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एहसान, आपने वक्त दिया है। ये ऑनलाइन थिएटर का आइडिया आपको आया कैसे और अभी तक फीडबैक कैसा मिल रहा है? लग तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, तो हमारा फीडबैक तो बहुत अच्छा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसमें?
थिएटर का जो हमारे दिमाग में आया वो उस वक्त आया जब कोरोना था, मुल्क में खामोशी थी, सब लोग घरों में बैठे थे, बंद थे। तो हमारा काम यही है कि हम लोगों को परेशान हालत में कुछ कर रखे, क्योंकि हम थिएटर आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ तो हमें करना है। इसलिए हमारे दिमाग में ये आया, मैं था, ए बी अलीफ था, जो जिसका चैनल है, जो मस्जिदिलियान थिएटर ये चालू है। तो हम दोनों ने मिलके ये समझा यार अभी लोगों को कैसे कुछ करना है, कैसे उनको एंटरटेनमेंट देना है। तो हमने ये शुरू किया, तो अल्लाह के फजल करम से लोग सही फीडबैक दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। अच्छा एहसान, ये बताएं कि ये आपकी जो स्टेज ड्रामा सीरीज़ है ये काफ़ी हिट हो रही है, बुनियादी मौजू इसका क्या है? मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे सिर्फ जो बेसिक वहाँ के आपके इश्यूज़ हैं उन्हें उजागर कर रहे हैं, है क्या है एक्चुअल मौजू इसका? इसका बुनियादी मौजू ये है कि हम इसको एक साइड नहीं ले जा रहे हैं, हम तरह तरह के मैसेजेस में दे रहे हैं, कहानी चेंज कर रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर मौजू में एक मैसेज ज़रूर दे रहे हैं हम अपने लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्क्रिप्ट कौन लिखता है एहसान, और ये एक्टर्स आप कहाँ से ढूंढ रहे हैं? हमारा स्क्रिप्ट कोई नहीं लिखता है, क्योंकि हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम मौजू पे चलते हैं। लेकिन ये जो फनकार आते हैं हमारे साथ काम करते हैं, ये हमारे जोन्स आर्ट अकेडमी में इतने फनकार हैं कि यहाँ आते हैं, सीखने आते हैं, हम उन्हीं से फनकार चॉइस करके लेते हैं अपने मस्जिदियान में। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि थिएटर फनकारों के लिए आपने एकेडमी भी बनाई है, उसके लिए वसाइल कहाँ से आते हैं? हमारे पास वसाइल का तो बहुत कमी है, क्योंकि हम अपनी मदद आप चल रहे हैं। जैसे मैं दिलियान में कपड़े लेके आ रहा हूँ, औरत के लेडीज़ कपड़े हमारे पास, वो भी अपने घरों से लेके आते हैं, कोई और हमें नहीं देते हैं या नहीं हमको खरीदते हैं। हमारे जो एकेडमी है इसके भी जो किराए पे हम इसको चला रहे हैं, उसके किराए के पैसे हमारे पास नहीं है, हम इधर उधर करके किराए दे देते हैं अपनी मदद। अच्छा, अब ये शॉर्ट फिल्म ड्रामे प्रोड्यूस करना मुश्किल काम है, ख़ासतौर पर जैसे भी आपने बजट की बात की तो नहीं है अवेलेबल और बड़ी मुश्किल से आप उसे मैनेज कर रहे हैं। तो इतने थोड़े बजट में वसाइल में कैसे मुमकिन कर पाते हैं ये सब कुछ? हम तो इस लायक नहीं है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमें चला रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं। अभी हर किसी के समझ में ये नहीं आता कि ये बगैर वसाइल के कैसे चल रहे हैं, लेकिन चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। शुक्रिया एहसान, हम आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। एनीवेज आज वक्त ख़त्म हो गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।